रक्षा या जो सिक्योरिटी कहते हैं वो एक अलग चीज़ होता है। सिक्योरिटी तो अपने को भी अपने भाई से भी थ्रेट होता है। अपना भाई रात को पिस्टल लेके घूमे, आप साइड में सो रहे हो तो भाई आपको गोली मार सकता है किसी प्रॉपर्टी चकड़े में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एशिया हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो चीन भी संस्कृत बोलता है, तिब्बत के लोग संस्कृत बोलता है, इधर भी बोलता है। खोटान में मैंने देखा, यरकन में देखा, काश्मीर में देखा, पूरे सेंट्रल एशिया में 2 मीटर खोदिए उसमें शिवा या लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू निकलता है। तो आप कैसे बोलेंगे? आप पाकिस्तान में देखिए, लव और कुश का ज़मीन है लाहौर में। सिविलाइजेशन कुछ अलग होता है, लेकिन रक्षा कुछ और होता है। अपने भाई से भी थ्रेट हो सकता है, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत है, बॉम्ब है, मिसाइल है, वो आपके लिए थ्रेट बन सकता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या संस्कृति के बारे में बात करें या रक्षा के बारे में बात करें। तो मुझे लगता है कि जो हिमालय क्षेत्र है उसको हमने एक रोमांटिक ढंग से देखा है अभी तक, एक मैथोलॉजी, भगवान का रूप, ये सब कुछ भी करके दिखा है। ये आपको पता होना चाहिए 50 साल पहले वो नहीं रहा है। साइंटिफिक ढंग से जितना अचीवमेंट हुआ है, हिमालय इज नाउ पेनिट्रेबल, हिमालय इज इनविंसिबल, हिमालय इट कैन बी पास थ्रू। इन्वेजन हुआ, आज पूरे हिमालय जो है मिलिटराइज है, सिक्योरिटाइज है। आप क्या करते हो? 62 में हमने देखा। आप देखिए पश्चिम से पूर्व तक नेपाल में माओवादी आ गए हैं, कश्मीरी लश्कर-ए-तौबा आ गए हैं, उधर से जैश-ए-मोहम्मद आ गए हैं, पमीर माउंटेन्स में तालिबान बैठा हुआ है, उधर तो सुना आईसिस भी आ चुके हैं जगह जगहों पे। हमारे ईस्ट नेपाल में तो बोडो के जो क्या नाम है, बोडो के जो उग्रवादी थे एक ज़माने में, वो भी आ गए हैं। तो इंटायर हिमालय इज अनस्टेबल टुडे। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि इन चीज़ों को दूसरे ढंग से अभी ये नहीं लगता है कि हिमालय को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है। बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है, बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है, आपको पता ही नहीं है उसके से क्या क्या फॉल्ट लाइन्स है। वो कॉन्फ्लिक्चुअल हो रहा है, अंदर से चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इन फॉल्ट लाइन्स को पोलिटिसाइज कर रहा है, हिमालय को धर्म को लेके। तो एक और एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम पैदा हुआ है। तो इनको जानना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल बुद्धिज्म ऑल्सो। अशोका ने जब बुद्धिज्म को बढ़ाया था पीस की जगह पे, he was a diplomat actually, he was trying to win over all the rest of। लिबरेटी भी हुआ कश्मीर से, हमारे सम्मान को दोबारा 375 साल हम एक मुगल पीरियड या जो एक इस्लामिक था उनका एक सिस्टम था, उसमें हम दबे रहे हैं। और 335 साल के बाद हमारा डिग्निटी को रिस्टोर किया। इससे क्या हो सकता है? हिस्ट्री बना है, एक इतिहास बना है, हम सबको इसको वेलकम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय इंद्र जी, मित्रों। मैं कुछ शब्द अंग्रेज़ी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस है इधर। I don't think I will speak so much on environment, but I will link up with the subject of discussion today. I like the concept of the Himalaya and the Mahasagar. I believe, as a student of environmental and social sciences, that two are interdependent phenomena. जो बादल हिंद महासागर में बनता है वो हिमालय में जाके उतरता है और भारतवर्ष को जीवन देता है। सो इट्स अ साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, एंड जहाँ जहाँ तक मानसून का बादल जाता है वहाँ विशाल भारत का ये एक निशान बनता है। तो इसीलिए this is very important to understand the larger perspective of the topic today. And as you all know that we are part of the Himalayan watershed system. There are two watershed systems, at least 3 watershed systems. जो वेस्टर्न हिमालय जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ के सारे पानी इंक्लूडिंग सतलज एंड इंडस वो जाके अरेबियन सी में जाता है, और पूर्व हिमालय के जितने पानी जो है वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाता है, वो उत्तरी हिमालय है वो अंडमान निकोबार में जाके जाता है।
लेकिन आप कहें कि तिब्बत के सारे पानियाँ भारत में आता है, नहीं आता है। तिब्बत के सारे पानियाँ चाहे सल्बिन हो, यंगसे हो, मेकोंग हो, वो सारा साउथ ईस्ट एशिया में जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिमालय एंड व्हाट इज नॉट हिमालय। कल मैं सुन रहा था कि बहुत सारे बातें हुआ सिविलाइजेशन की और सिक्योरिटी की बातें हुई। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सिविलाइजेशनली चौधरी जी कल बता रहे थे कि वी आर मदर ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन, और कल शशि बालाजी ने बताया चाइना में भी संस्कृत का प्रयोग होता है। तो सिविलाइजेशनली इंटायर एशिया इज वन। आई कॉल इट संस्कृत कॉस्मोपॉलिटन। चाहे जवा में जाइए, सुमत्रा में जाइए, चाहे बाली में जाइए, चाहे इंडोनेशिया में जाए, चीन में जाइए, सवेरी में जाए, किसी का नाम संस्कृत के रूट वर्ड से जुड़ा होता है। ये इससे पता लगता है कि भारतवर्ष का ये दुनिया कितना बड़ा है। तो मैं तो दो बड़ी, भारत को छोड़ के दो बड़ी भूमियों को जानता हूँ। एक तो है स्वर्ण भूमि, जब आप बैंकॉक जाएंगे एयरपोर्ट पे ही लिखा होता है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो स्वर्ण भूमि है। हमारे जो लद्दाख के नॉर्थ में पड़ता है, जो लैंड साइड पे, उसको कहते हैं रत्न भूमि, जहाँ पे किंग अशोका के बेटे ने राज करते थे। एक जगह नाम था, उसका नाम है खोतान। तो भारत की बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्डर हैं जो हम एंशियंट रूप में उसको मंडला कहते हैं, और इंडियन मंडला का जो सबसे पुराना एग्जाम्पल है किंग हर्षवर्धन, जो गुप्ता पीरियड के लास्ट किंग थे, उनके स्तोत्रों में मिलता है। जब सुबह स्तोत्र पढ़ते थे, भारतवर्ष की जितनी वर्ल्ड व्यू है उसको सुबह भोजन करने से पहले उसको अपना चांट करते थे, मंत्र जपते थे। तो इसको समझना बहुत ही बड़ा मेटाफिजिकल इशू है। इट्स नॉट जस्ट एनवायरमेंटल इशू, इट्स अ डीप फिलोसॉफिकल इशू है। तो आगे मैं नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि मैं गिलगित में एक ज़माने में एक किताब पढ़ता था गिलगित के बारे में। गिलगित टाउन के, जो आजकल हम पीओके की बात करते हैं, टाउन के बीच में अशोक का स्तंभ, जो पाकिस्तानियों ने से वहाँ से उठा के लाहौर के म्यूज़ियम में भी डाला है और वर्ल्ड में बेचते हैं कि हमारे पास ये है वो है। लेकिन वो भारत की संस्कृति का एक केंद्र था गिलगित, जिसको हमने लेना है, किसी ढंग से भी उसको लेना है। आपको पता है एक कोलाला एक डायनेस्टी था, आपको पता है एक नंदिन डायनेस्टी था। एक राजा थे सुरेंद्र द्वितीय नंदिन, 7th-8th सेंचुरी के बाद में, और जया विक्रमादित्य की, वो भी 9th सेंचुरी की थे। अभिनव गुप्ता जानते हैं, शिवाई सब, वो कशगढ़ तक उनका फैला हुआ। फिर आपके कश्मीर के कराकोटा एम्पायर में जो ललितादित्य जी मुतपिता कहते हैं या चंद्रपिता कहते हैं, उनकी चीन के साथ डायरेक्ट संवाद, एक होता है धर्मा, एक होता है संगा। और आज के जो आधुनिक इंडिया में ना हमारे पास बुद्धा है, ना हमारे पास धर्मा है, ना हमारे पास संगा है। तो मैं समझता हूँ जो अंग्रेजी ने आज किया है, ये संघ का एक रोल पैदा करना है, जिसके जरिए सारे एशिया को जोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए सिर्फ ट्रैवल एजेंसी होता है। संघ तो है ही, धर्म तो है ही, बुद्धा तो है ही। पूरे विश्व के साथ, एशिया के साथ भारत का दोबारा रिवाइवल होना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। रक्षा या जो सिक्योरिटी कहते हैं वो एक अलग चीज़ होता है। सिक्योरिटी तो अपने को भी, अपने भाई से भी थ्रेट होता है। अपना भाई रात को पिस्टल लेके घूमे, आप साइड में सो रहे हो तो भाई आपको गोली मार सकता है किसी प्रॉपर्टी चक्करे में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एशिया हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो चीन भी संस्कृत बोलता है, तिब्बत के लोग संस्कृत बोलता है, इधर भी बोलता है। खोतान में मैंने देखा, यरकन में देखा, कशगढ़ में देखा, पूरे सेंट्रल एशिया में 2 मीटर खोदिए, उसमें शिवा या लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू निकलता है। तो आप कैसे बोलेंगे? आप पाकिस्तान में देखिए, लव और कुश का ज़मीन है लाहौर में। सिविलाइजेशन कुछ अलग होता है, लेकिन रक्षा कुछ और होता है। अपने भाई से भी थ्रेट हो सकता है। तो जिसके पास ज़्यादा ताकत है, बॉम्ब है, मिसाइल है, वो आपके लिए थ्रेट बन सकता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या संस्कृति के बारे में बात करें या रक्षा के बारे में बात करें।
तो मुझे लगता है कि जो हिमालय क्षेत्र है उसको हमने एक रोमांटिक ढंग से देखा है अभी तक, एक मैथोलॉजी, भगवान का रूप, ये सब कुछ भी करके दिखा है। ये आपको पता होना चाहिए 50 साल पहले वो नहीं रहा है। साइंटिफिक ढंग से जितना अचीवमेंट हुआ है, हिमालय इज नाउ पेनिट्रेबल, हिमालय इज विंसिबल, हिमालय इट कैन बी पास थ्रू, इन्वेजन हुआ। आज पूरे हिमालय जो है मिलिटराइज्ड है, सिक्योरिटाइज्ड है। आप क्या करते हो? 62 में हमने देखा। आप देखिए पश्चिम से पूर्व तक नेपाल में माओवादी आ गए हैं, कश्मीरी लश्कर-ए-तौबा आ गए हैं, उधर से जैश-ए-मोहम्मद आ गए हैं, पमीर माउंटेन्स में तालिबान बैठा हुआ है, उधर तो सुना आईसिस भी आ चुके हैं जिन जगहों पे। हमारे ईस्ट नेपाल में तो बोडो के जो क्या नाम है, बोडो के जो उग्रवादी थे एक ज़माने में, वो भी आ गए हैं। तो इंटायर हिमालय इज अनस्टेबल टुडे। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि इन चीज़ों को दूसरे ढंग से अभी ये भी लगता है कि हिमालय को बहुत सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है। बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है, बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है, आपको पता ही नहीं है उसके से क्या क्या फॉल्ट लाइन्स है। वो कॉन्फ्लिक्चुअल हो रहा है, अंदर से चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इन फॉल्ट लाइन्स को पोलिटिसाइज कर रहा है हिमालय को धर्म को लेके। तो एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम पैदा हुआ है। तो इनको जानना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल बुद्धिज्म ऑल्सो। अशोका ने जब बुद्धिज्म को बढ़ाया था पीस की जगह पे, he was a diplomat actually, he was trying to win over all the rest of Asia through the use of Buddhism. So इसीलिए ये कहना कि सब कुछ शांत है हिमालय, ऐसा भी नहीं है। Chinese are trying to play rift among various sectarian groups, and in fact Himalaya itself has become blurred now. आजकल स्टेट डिपार्टमेंट में हिमालय के नाम नहीं होता है, वहाँ तिब्बत के बारे में बात होता है। नहीं, हमने तिब्बत को भारतीय बना नहीं पाया, लेकिन चीनियों ने हिमालय को तिब्बत बना लिया है। तो उसको भी आप क्या करोगे? आप एक साधु जाता है कैलाश मानसरोवर में, एक एक करके गिन के यहाँ पे वापस भेजते हैं। कैन यू सेटल डाउन इन तिब्बत? नो। तो हिमालय का आप आजकल कॉम्प्लेक्स देखिए, चाइनीज हैव प्लेड ए डिफरेंट गेम एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ सिक्योरिटी इशू बिकॉज हिमालय हैज बीन ओवरशैडोड बाय समथिंग एल्स टुडे। हिमालय इज नॉट इन द डिस्कोर्स एनीमोर। डेफिनेशन में भी अब कम हो गया है। हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, इसलिए हिमालय ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं रह गया है आजकल के टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी। तो ये एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज़ पॉलिटिक्स बन गया है, इससे हमें सतर्क रहना है। और बाकी तो मैंने आपको कहा कि जब क्या करेंगे ये इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, कि कहते हैं कि 15,000 ग्लेशियर्स है हिमालय में, पूरे हिमालय में 2,400 किलोमीटर लंबी, जो हम क्या कहते हैं, गिरिराज कहते हैं, किंग ऑफ ऑल द माउंटेन्स। किंग ऑफ ऑल द माउंटेन्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द गिरिराज, द हिमालय। उसमें 2,400 किलोमीटर है और उसमें 15,000 ग्लेशियर्स है। ये ग्लेशियर्स अभी मेल्ट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर नहीं होगा तो हिमालय भी नहीं होगा, फिर जीवन भी नहीं होगा। तो एक नया चैलेंज बन के आया तो हमारे सामने। तो अभी साइंटिफिक डेटा कहते हैं कि 25% जो ग्लेशियर, जो 15,000 ग्लेशियर जो वो ऑलरेडी डिसअपेयर हो गया है, यहाँ से गायब हो गए हिमालय से पिछले 20 साल के अंदर। मतलब 8.3 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस आर मेल्टिंग एवरी ईयर आज के डेट में। आज से 30 साल पहले 1975 में सिर्फ 4.3 ट्रिलियन टन्स ऑफ ग्लेशियर यूज्ड टू बी मेल्टिंग। टुडे इट हैज बिकम डबल। अब मुझे लगता है कि अब लोग कहते हैं कि अगले 2025 तक 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा वर्ल्ड का, तो हिमालय कहाँ रहेगा? तो इन्वायरमेंटल इशू बेसिकली ये है, जो कल जो स्वीडिश की लड़की थी ग्रेटा थनबर्ग, जो यूएन में चिल्ला रही थी, वो बच्ची, एक तरह से सही भी है, एक तरह से एक तरह का क्या कहते हैं डिप्रेसिव
पिक्चर भी लगता है दुनिया के सामने। वो लड़की बोल रही है कि क्या बोल रही है, आपको डरा रही है। एक से मुझे हम तो डर गए थे जैसे ये बोलती है। दूसरी तरह ये फैक्ट भी है कि हमें कंसर्न होना चाहिए, खासकर अपने हिमालयन कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए तो आगे चल के ये बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है हिमालय के चक्कर में। मैं मानता हूँ आगे जाके हमें क्या करना है। सबसे पहले तो भारतवर्ष को एक हिमालयन अथॉरिटी की बात करना चाहिए। अभी इंडियन ओशन की बात किए हैं लोग आर्कटिक के बारे में बात कर रहे हैं, लोग पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकन लोगों ने अटलांटिक के बारे में बात किया है। भाई हम हिमालय के बारे में क्यों सोच नहीं रहे हैं? चाहे वो इन्वायरमेंटल ढंग से ही क्यों ना हो, छोड़िए सियासत को, छोड़िए पॉलिटिक्स को, छोड़िए। अगर आप हिमालयन अथॉरिटी नहीं बनाएंगे कि हिमालय आप नहीं रहने वाला है। इसीलिए आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस टू टॉक अबाउट Trans-Himalayan Authority. Even in the context of development, for the people, for the preservation of culture, for art, religion and the environment, this is very, very important that we must come out with a solution. जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में किया है, शिलोंग में एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, एक सेंट्रल पॉइंट है जिससे हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम विकास के रूप से इसको फोकस करते हैं। तो हिमालय के जो 7 या 8 स्टेट्स हैं उसके बारे में कौन सोचते हैं, इसके लिए कोई अभी तक का। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात करना चाहता हूँ। अभी मैं लेह लद्दाख से आया हूँ, वेस्टर्न हिमालय से। अभी यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला है। आई थिंक आप लोगों को ये होना चाहिए कि पूरे लद्दाख का जो इम्पोर्टेंस है हमने नज़रअंदाज किया अभी तक। इतना नज़रअंदाज किया है कि सारा एनर्जी कश्मीर पे डाला है। मिला क्या आपको 70 साल के बाद? इसी तरह अभी भी गलत ढंग से यहाँ सारे देश की जो शक्ति है किसी और चीज़ों पे लगा हुआ है। अगर आप लद्दाख पे फोकस करता, ना चीन के साथ प्रॉब्लम होता, ना पाकिस्तान के साथ। आप लोग कश्मीर के साथ ऑब्सेस हैं। कश्मीर क्या चीज़ है? 15 किलोमीटर इस तरह 75 किलोमीटर लंबी जगह है। 80% जो जम्मू कश्मीर जो है वो लद्दाख का हिस्सा है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूँ कि आप यूटी बनने के बाद लद्दाख एक लॉन्चिंग पैड रहेगा भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के। जो मिलिट्री टर्म्स में हम लोग कहते हैं स्टेजिंग ग्राउंड, लास्ट पोस्ट में एक हेलीकॉप्टर का एक पैड बनाते हैं, वहाँ से जहाँ से दुश्मन आते हैं उसको टारगेट करते हैं। लद्दाख एक स्टेजिंग ग्राउंड है। उससे मध्य एशिया में पहुँच सकते हो, आप पूर्वी एशिया में पहुँच सकते हो, पश्चिम एशिया में रूस और यूरोप तक पहुँच सकते हो। आपका लंदन के साथ लैंड कनेक्टिविटी रहेगा जब लद्दाख को आप यूज़ करोगे। लेकिन इसमें एक सोच चाहिए, विजन चाहिए। तो जो आप कहते हैं इंडिक सिविलाइजेशन या सांस्कृतिक वर्ल्ड, संस्कृत कॉस्मोपॉलिटिस आपने बनाना है, तो हिंदू कुश माउंटेन हो या महासागर हो, मदागास्कर, पूरा जो ढांचा आपका बनेगा उसका एपिसेंटर जो है वो लेह बनना चाहिए। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, चाइना को भी खा जाएगा, कुछ नहीं रहेंगे फिर आपके पास। तो चाहे आपको गैस लाना है, चाहे ऑयल लाना है, सवेरे से लाओ, आर्कटिक से लाओ, सारा लद्दाख से आ सकता है। तो पीएम जब आपके पीओके के बारे में सोचना है, बिना लद्दाख के आप नहीं सोच सकते हैं। कश्मीर से आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। गिलगित बाल्टिस्तान हमारे यहाँ से बनता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो अशोका के जो पुत्र थे, जो खोतान में राजा थे, आपको पता है कि वहाँ 40 या 42 पैलेसेस और टेम्पल्स होते थे तूफान डेजर्ट में या तकलामकान डेजर्ट में। शिनजंग जो अभी कहते हैं मुस्लिम एरिया है चाइना के, 44 किंगडम होते थे और सारे किंगडम के जो प्रीस्ट होते थे आंध्र प्रदेश से जाते थे। अभी आप नेपाल जाएंगे पशुपतिनाथ टेम्पल में, उनके प्रीस्ट केरला से आते हैं। शिनजंग के जितने प्रीस्ट हैं 40 प्रीस्ट, उनके प्रीस्ट जो है नागार्जुना सागर इस एरिया से जाते थे जब तक अरब नहीं आए थे। जब अरब आए तो सत्यानाश कर दिया, एक एक चुन के बुद्धिस्ट टेम्पल को मारे। तो जब टेम्पल को मारोगे तो वैसे भी भारत का संस्कृति खत्म हो जाता है। उनका एक शॉर्ट सोल्यूशन था कि टेम्पल को अटैक करो, बुद्धिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज सराउंडिंग अराउंड ए मोनास्ट्री। मोनास्ट्री के साथ ट्रेड भी होता था, मोनास्ट्री में शेल्टर भी होता था, मोनास्ट्री मनी लेंडिंग भी करता था, मोनास्ट्री पैटर्नाइज भी करते थे। सो मोनास्ट्रीज आर द टारगेट। उससे पहले क्या था, गुजरात से लेके चीन तक
टेम्पल्स के रोड्स नहीं, इस तरह जो सिल्क रोड कहते हैं, एक एक कर टेम्पल्स को मारा उन्होंने। जब टेम्पल से खत्म हो गए, मोनास्टिक सिस्टम खत्म हो गए, भारत का वर्ल्ड जो व्यू है, वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो वेनिश कर गया। वी आर स्क्वीज्ड टू साउथ एशिया एंड देयरफॉर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी मस्ट रिविजुअलाइज एंड Ladakh should be seen as a cultural pivot, not just as a geographical pivot. It's a cultural pivot, it's a strategic pivot, and यहाँ से आपका भारतवर्ष का दोबारा तो एक नया मौका है। तो वेलकम करते हैं मोदी जी का कि 70 साल के बाद हमको लिबरेट हुआ है।